हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को एमसीक्यू का पार्ट नंबर 9 बताएंगे। इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि वर्ड्स को हम करेक्ट आर्डर में करके किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है। पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। सेकंड सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होता है। तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और चौथा सेंटेंस हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। इस तरीके से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस जब समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की समाप्ति पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है तो वाक्य के समाप्ति पर जब वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पूरा होने पर उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव या असर्टिव है तो वाक्य की समाप्ति पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने जाना कि कौन कौन से सेंटेंस हैं। और सेंटेंस के लिए 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। सेंटेंस के लिए 2 शब्द का होना आवश्यक है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कर्ता और क्रिया। किसी भी सेंटेंस में कर्ता का होना और क्रिया का होना आवश्यक है। अगर कर्ता नहीं है तब भी उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। और अगर कर्ता है क्रिया नहीं है तो उसको भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते। इसलिए सेंटेंस में 2 चीज़ों का होना आवश्यक है, कर्ता और क्रिया। अब सब्जेक्ट में कौन कौन हो सकते हैं? सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन में और प्रोनाउन में, अब नाउन एक शब्द का भी हो सकता है, नाउन 2 शब्द का हो सकता है या नाउन 3 शब्द का भी हो सकता है। और प्रोनाउन हमारा जो है एक लेटर का भी होता है, जैसे हमारा प्रोनाउन आई है या इंग्लिश का एक लेटर है। यह भी हमारा जो है सब्जेक्ट का काम करता है। इसी तरीके से ही, सी, इट, यू, वी, दे, इस तरीके से 7 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में कर्ता का काम करते हैं। और एक जो हमारे नाउन और प्रोनाउन हैं, कर्ता के साथ साथ
सेंटेंस में कर्म का भी काम करते हैं। कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में दो ही काम होता है, या तो सेंटेंस में कर्ता के रूप में आएंगे या फिर वो कर्म के रूप में आएंगे, और सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे गए हैं, और इन वर्ड को हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। करेक्ट ऑर्डर में लिखने पर तभी जाके एक सेंटेंस बनेगा। जब तक हम इसको करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको इसको करेक्ट ऑर्डर में लिख करके ही एक सेंटेंस बनाना है। तो आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस के अंत में जो है फुल स्टॉप दिया गया है। ये सभी सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस में जाके बनेंगे। जितने भी वर्ड दिए हैं, अगर इसको हम करेक्ट ऑर्डर में करते हैं तो ये सभी सेंटेंस हमारे जो है असर्टिव सेंटेंस में बनेंगे। तो सबसे पहले हमें कर्ता को ढूंढना है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे पहला वर्ड है स्टोरीज, उसके बाद मदर, अस, माई, टेल्स और नाइस। इस तरीके से हम ढूंढेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा जो है सब्जेक्ट हो सकता है। तो पहला यहाँ पे है माई, दूसरा यहाँ पे है मदर। इस तरीके से हो जाएगा माई मदर। अब ये सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया कि इसको अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे माई मदर। उसके बाद जब सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम जो है सहायक क्रिया लिखते हैं, लेकिन इस में कहीं भी कोई सहायक क्रिया नहीं है। तो सहायक क्रिया नहीं तो हम मुख्य क्रिया को ढूंढेंगे। यहाँ पे टेल्स लिखा गया है, ये हमारा तीसरा वर्ड होगा। जब इसको हम करेक्ट ऑर्डर में करेंगे तो हो गया मेरा माई मदर टेल्स, मेरी माँ सुनाती हैं। उसके बाद इसमें दो ऑब्जेक्ट दिया गया है। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। ये ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारा जो है नॉन लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। इस तरीके से एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आता है या दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो से अधिक ऑब्जेक्ट नहीं आते एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया हुआ, एक है स्टोरीज और दूसरा है यहाँ पे अस। उसके बाद इसमें एक एडजेक्टिव वर्ड आया है नाइस। तो पहले हम लिखेंगे माई मदर टेल्स, मेरी माँ सुनाती हैं। अब जब दो ऑब्जेक्ट आया रहता है तो लिविंग वाले को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिविंग है, इसलिए इसको हम अस जो है हमारा एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम 4 नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक नाउन है स्टोरी, जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वर्ड को हम नाउन के पहले लिखते हैं, इसलिए इसको हम 5 नंबर पर लिखेंगे और लास्ट में हमारा 6 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सेट करेंगे अब, और हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माई, उसके बाद मदर। माई मदर हो गया। 3 नंबर पे हमने लिखा है टेल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टेल्स। उसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पे हमने लिखा अस। माई मदर टेल्स अस, मेरी माँ हमें सुनाती हैं क्या? नाइस स्टोरीज, अच्छी कहानियाँ। अब हमने क्या किया, इन वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिख दिया, और करेक्ट ऑर्डर में लिखने पर यह एक सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हमें जो है वर्ड्स को सेट करना रहता है। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया, माई मदर टेल्स अस नाइस स्टोरीज, मेरी माँ हमें अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, इसको भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स हमारा यहाँ पे फादर, मी, ए, माई, वॉइस किड, न्यू और बाट। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि किस किस वर्ड को हम चूज करें जिससे कि मेरा एक सब्जेक्ट बन जाए। तो यहाँ पर भी एक डिटरमाइनर है,
माई, इसको हम 1 नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद एक नाउन यहाँ पे फादर, इसको 2 नंबर पे लिखेंगे। माई फादर हो गया। अब हमको सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट और क्रिया को ढूंढना है, तो पहले हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ढूंढेंगे, क्रिया को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे बाट है, बाट मीन खरीदा, इसको हम 3 नंबर पे लिखेंगे। और इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक है मी और दूसरा है बाइसिकल। तो यहाँ पर मी हमारा जो है लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको हम 4 नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 5वां हमारा, यहाँ पे है बाइसिकल, जो कि एक ऑब्जेक्ट ये भी है, नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें एक एडजेक्टिव भी आया हुआ है और एडजेक्टिव के साथ साथ यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को लिखेंगे, आर्टिकल को लिखने के बाद फिर एडजेक्टिव को लिखते हैं, उसके बाद फिर नाउन को लिखते हैं। तो 5वें नंबर पे हम ए को लिखेंगे, 6वें नंबर पे हम न्यू को लिखेंगे और 7वें नंबर पे हम बाइसिकल को लिखेंगे। अब इनको हम सेट करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस हमारा बनता है कि नहीं। तो पहला वर्ड हमने क्या चूज किया था इसमें, माई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माई। दूसरा यहाँ पे है फादर, मेरे पिताजी। सेंटेंस का कर्ता हो गया मेरे पिताजी, मेरे पिताजी ने बाट खरीदा। तीसरा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे बाट, मेरे पिताजी ने खरीदा। अब यहाँ पे 4 नंबर पे है हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मी। उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे आ, न्यू और 7वें नंबर पे यहाँ लिखेंगे बाइसिकल। अब यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सेंटेंस हमारा बना माय फादर बॉट मी अ न्यू साइकिल, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई बाइसिकल, एक नई साइकिल खरीदा। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा वर्ड हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पहला वर्ड है आ लेटर आई रोट माई फादर टू। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है। अब यहाँ पे एक प्रोनाउन है आई, यहाँ पे एक प्रोनाउन है आई और यहाँ पर एक नाउन है फादर और यहाँ पर एक डिटरमाइनर है माई। अब हमको देखना कि हम सबसे पहले आई को लिखें कि माई फादर को लिखें। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आई जो आया हुआ है, आई कभी भी आई के रूप में ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो अगर हम आई को क्रिया के बाद में लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आई को अगर हम क्रिया के बाद में लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम आई को ही सब्जेक्ट मानेंगे। सबसे पहले हम जब इसको रीऑर्डर में करेंगे, करेक्ट ऑर्डर में करेंगे, सबसे पहले हम आई को लिखेंगे। आई को लिखने के बाद अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को ढूंढेंगे। मेन वर्ब हमारा है रोट, आई रोट। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक है आ लेटर जो कि नॉन लिविंग है, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक हमारा है यहाँ पर माई फादर, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है और साथ में एक प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों साथ में आ जाएं और उसमें कहीं भी प्रीपोजिशन टू या फॉर लगा हो, तो सबसे पहले हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्रिया के बाद में लिखते हैं और जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम टू का यूज करने के बाद लिखते हैं। अगर इसमें टू ना होता तो हम जो है पहले माई फादर को लिखते वर्ब के बाद, उसके बाद आ लेटर को बाद में लिखते, लेकिन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन टू दिया है, इसलिए हम जो है लिविंग ऑब्जेक्ट को टू का यूज करने के बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले आई होगा, उसके बाद रोट होगा, उसको आ लेटर 3 नंबर पे हम लिखेंगे, आ लेटर 4 नंबर पे लिखेंगे हम रोट और 5 नंबर पे लिखेंगे हम माई फादर, दोनों को मिला के लिखेंगे
5 नंबर पर, 5वें नंबर पे लिखेंगे। चलिए इसको हम सेट करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस बनता है कि नहीं। तो आई रोट, मैंने लिखा। आई रोट, मैंने लिखा। क्या लिखा? अ लेटर, एक पत्र लिखा। यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग है। तो आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा अपने पिताजी को। इस सेंस में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माई फादर। आई रोट अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द रमेश टीचर नॉमिनेटेड मॉनिटर। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है। अगर हम रमेश को सब्जेक्ट माने और द टीचर को हम ऑब्जेक्ट माने तो यह सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि रमेश जो है टीचर को मॉनिटर नहीं बनाएगा। टीचर जो है रमेश को मॉनिटर बना सकता है। इसलिए सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में अध्यापक को ही लेंगे, टीचर का ही चुनाव करेंगे। तो टीचर को हम सबसे पहले लिखेंगे द टीचर। तो यहाँ पे हम द हमारा एक डिटरमाइनर है, इसको लिखेंगे द। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे लिखेंगे टीचर को। उसके बाद नॉमिनेटेड यहाँ पे हमारा वर्ब है, 3 नंबर पे इसको चूज करेंगे। अब इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट हमारा हुआ, एक रमेश हुआ और एक मॉनिटर हुआ। 2 ऑब्जेक्ट हुआ। अब 2 ऑब्जेक्ट जब हमारा हो गया तो रमेश हमारा लिविंग है और मॉनिटर हमारा नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम लिविंग वाले को लिखेंगे 4 नंबर पर और 5वें नंबर पर हम लिखेंगे मॉनिटर को। अगर इसमें भी 2 रहता तब हम रमेश को 5 नंबर पर लिखते और मॉनिटर को 4 नंबर पर लिखते, लेकिन इसमें कोई प्रीपोजिशन है नहीं, जैसे यहाँ पर था, इसमें नहीं है। तो जब कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा नॉन लिविंग होता है उसको हम अंत में लिखते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे द टीचर। द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा वर्ब क्या है? नॉमिनेटेड। तो द टीचर नॉमिनेटेड रमेश। और मॉनिटर को हम लास्ट में लिखेंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, द टीचर नॉमिनेटेड रमेश मॉनिटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर टैगोर हिज, ये हिज है, नेम्ड स्कूल शांति निकेतन। अब यहाँ पे डॉक्टर टैगोर ही हमारा सब्जेक्ट है। डॉक्टर टैगोर ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम पहले नंबर पर लिखेंगे दोनों को मिला करके। उसके बाद क्रिया यहाँ पे है नेम्ड, इसको 2 नंबर पे लिखेंगे। 3 नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा है हिज, इसको 3 नंबर पे लिखेंगे। और चौथे नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे स्कूल। और 5वें पे लिखेंगे शांति निकेतन। अब इसको हम बनाएंगे सेंटेंस, डॉक्टर टैगोर नेम्ड हिज स्कूल शांति निकेतन। शांति निकेतन। इस तरीके से यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। हमने वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाया, डॉक्टर टैगोर नेम्ड हिज स्कूल शांति निकेतन।